गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से सोलिटी में आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको हमने समझा दिया था सोलिटी के बारे में, ठीक है ना। पिछले बारे में हमने सोलिटी के बारे में पढ़ा था कि सोलिटी होती कब है, सोलिटी के पीछे कौन सा मतलब रीजन होता है, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूट को अगर डिजॉल्व करते हैं किस में, सॉल्वेंट में, तो डिजॉल्व होने के बाद उसमें क्या होता है उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया था। हमने सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज किया था और वाटर को डिजॉल्व किया था किस में, वाटर को हमने सॉल्वेंट यूज किया था, उसमें किसी सॉलिड पार्टिकल को हमने डिजॉल्व किया था। डिजॉल्व करने के बाद किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल ने उसको चारों तरफ से क्या कर लिया था, उसको पूरा सराउंडिंग में उसको घेर लिया था, और घेरने के बाद पार्शियली आयन डाइपोल अट्रैक्शन हुआ था। ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन वो कंपाउंड सॉलिड जो था वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया था, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा और देखिएगा कि किस तरह से वो वर्क करता है। यानी किसी भी सॉलिड पार्टिकल को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना। किसी भी सॉलिड पार्टिकल को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिटी का कौन कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। किसी भी सॉलिटी के कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करे। इफेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि अगर उसको हम डिजॉल्व कर रहे हैं, घुला रहे हैं, तो घुलाने के बाद क्या होता है, यानी घुलाने के बाद कौन ऐसा फैक्टर है जो उसको सोलिटी को बढ़ा सकता है या सोलिटी को घटा सकता है, यानी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो कौन ऐसे फैक्टर है जो सोलिटी के किसी भी सॉलिड के सोलिटी को बढ़ा भी सकता है और किसी भी सोलिटी ऑफ सॉलिड को क्या कर सकता है, घटा भी सकता है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि पहले इसका फैक्टर कौन कौन होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट फैक्टर जिसका हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा है, नेचर ऑफ कौन सा, सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर कैसा होता है उस पर डिपेंड्स करता है किसी भी सॉल्यूट का सोलिबिलिटी, ठीक है ना। किस पर डिपेंड्स करता है, उसके नेचर पर। अब नेचर कैसा होता है किसी भी सॉल्यूट कहने का मतलब जो पार्टिकल घुलता है उसका नेचर कैसा हो सकता है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल का नेचर कैसा होता है। तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल का नेचर जो होता है वो दो टाइप से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है पोलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर सॉलिड। एक होता है पोलर सॉलिड, पोलर, एक होता है नॉन पोलर सॉलिड। अब हमको ये सोचना है कि पोलर सॉलिड किसको बोलते हैं और नॉन पोलर सॉलिड कैसे होता है। यानी सॉलिड को हमने नेचर के आधार पर दो भागों में यानी टू पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है पोलर सॉलिड, एक होता है कौन सा, नॉन पोलर। एकदम सिंपल है समझना कि सॉलिड का नेचर दो होता है, एक पोलर और एक कौन सा, नॉन पोलर, ठीक है ना। पोलर सॉलिड उसको बोलते हैं जिसके पास पोलरिटी होती है, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ, ये देखिए नेचर ऑफ सॉलिड है यहाँ पर, फैक्टर इफेक्टिंग सोलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। पहले ये हेडिंग देना है आपको। नेक्स्ट फर्स्ट जो इसका फैक्टर है वो कौन सा है, नेचर ऑफ सॉलिड, यानी किस पर डिपेंड्स करता है, नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड्स करता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, एक फ्रेज होता है, मुहावरा है, फ्रेज है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा, यानी जैसा रहता है वैसी में वैसा ही में वो क्या करता है, घुलता भी है, ठीक है ना। तो नेचर हमको जानना पड़ेगा, जिसका नेचर कैसा है सॉलिड का वैसे में क्या होगा, ये डिजॉल्व भी होगा, ठीक है ना। तो पहले हम नेचर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि नेचर होता कैसा है सॉलिड का और किस में घुलेगा यानी किस में डिजॉल्व होगा। उसी के टाइप जैसा नेचर होगा उसी टाइप के नेचर के सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। तो हम दोनों का नेचर अभी पढ़ेंगे, सॉलिड का नेचर और सेकंड कौन सा, सॉल्वेंट का नेचर। और सेम नेचर वाला सेम में डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, सेम नेचर वाला सेम में डिजॉल्व होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग हेडिंग देंगे फैक्टर इफेक्टिंग सोलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। फर्स्ट है नेचर ऑफ कौन सा, सॉलिड। तो सॉलिड का नेचर ये नीचे दे दीजिए, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब हमको ये समझ में आएगा कि जैसा रहेगा वैसा घुलेगा। तो पहले हम प्रॉपर्टी जानेंगे तभी बताएं कि जैसा है या कैसा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट नेचर ऑफ कौन सा, सॉलिड। दो प्रकार का सॉलिड होता है, पोलर सॉलिड, एक कौन सा होता है, नॉन पोलर। एक होता है पोलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर सॉलिड। पोलर सॉलिड किसको बोलते हैं, पोलर इट मीन्स पोलरिटी, पोलर इट मीन्स पोलरिटी। पोलरिटी क्या होता है, पोलर इट मीन्स पोलरिटी। पोलरिटी मतलब क्या, जो आयोनाइज हो सकता है, हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जो आयोनाइज हो सकता है उसको बोलते हैं हैविंग पोलरिटी, ठीक है ना। जैसे NaCl है तो NaCl पोलर है, क्यों, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस में आयोनाइज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, दैट इज हैविंग पोलरिटी, उसके पास पोलरिटी है। हैविंग पोलरिटी मतलब उसके पास पोलरिटी है, यानी पोलर सॉलिड उसको बोलेंगे हैविंग पोलरिटी, यानी जिसके पास पोलरिटी होगा, जो आयोनाइज हो जाएगा उसको हम लोग कौन सा सॉलिड बोलेंगे, पोलर सॉलिड, ठीक है ना। तो सिंपली लिखेंगे पोलर सॉलिड इट मीन्स हैविंग पोलरिटी, जिसके पास पोलरिटी होता है, यानी सेपरेट हो सकता है, आयोनाइज हो सकता है, ठीक है ना। हैविंग पोलरिटी, कौन कौन सा सॉलिड है जिसके पास पोलरिटी होता है, तो NaCl हो गया, KCl हो गया, KNO3, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना। ये पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये तीन सॉलिड ऐसा हो गया जो पोलर सॉलिड होता है, ठीक है ना, जो पोलराइज हो सकता है, जो पोलरिटी हो सकता है, जो टूट सकता है, जो ब्रेक कर सकता है, जो आयोनाइज हो सकता है। आयोनाइज का मतलब चार्ज में अलग अलग हो सकता है, एज लाइक NaCl है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, किसमें ये ब्रेक करता है, इन इक्वल सोल्यूशन Na प्लस और Cl माइनस, इट मीन्स इसके पास पोलरिटी है, जो ब्रेक कर सकता है उसके पास पोलरिटी है, ठीक है ना।
तो ये हो गया पोलर। एक होता है नॉन पोलर सॉल्यूट। तो नॉन पोलर किसको होता है? जस्ट अपोजिट, जिसके पास पोलरिटी नहीं होती है। नॉन पोलर किसको बोलेंगे? जिसके पास पोलरिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन पोलर, ठीक है ना। नॉन पोलर हैविंग नो पोलरिटी, जिसके पास कोई पोलरिटी नहीं होता है। इट मीन जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम आयोनाइज नहीं कर सकते हैं, जो चार्ज में सेपरेट नहीं हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट हैविंग नो पोलरिटी, जिसके पास कोई पोलरिटी नहीं होता है, जो टूट नहीं सकता है, ठीक है ना। यानी जनरली टूटता वही जिसके बीच आयनिक बॉन्ड होता है, इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। I2 हो गया, S8 हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया। ये जो सॉल्यूट है, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये जो सॉल्यूट है ये क्या होता है? ब्रेक नहीं करता है, आयोनाइज नहीं करता है, यानी इसमें पोलरिटी होती नहीं है, इसमें पोलरिटी नहीं होती है। तो ये कौन सा हो गया? नॉन पोलर सॉल्यूट हो गया। तो हमको सॉल्यूट का दो नेचर क्लियर है। सॉल्यूट के पास जनरली दो नेचर होता है। फर्स्ट नेचर आपने जान गया कौन? एक होता है पोलर, एक होता है कौन सा? नॉन पोलर। कोई पूछेगा पोलर क्या होता है, तो कहेंगे जिसके पास पोलरिटी होती है उसको पोलर बोलते हैं, जिसके पास पोलरिटी नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ना है, डिस्कस वहाँ भी किए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर हम एक बार जो कुछ समझना है इस व्यू से आपको हम दोबारा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसके पास पोलरिटी होती है पोलर, जिसके पास पोलरिटी नहीं होती है नॉन पोलर। हैविंग पोलरिटी, हैविंग नो पोलरिटी, ठीक है ना। उसका एग्जांपल हो गया। तो हमको सॉल्यूट का नेचर मालूम हो गया कि सॉल्यूट जनरली दो नेचर का होता है, जनरली दो नेचर का होता है, एक पोलर एक नॉन पोलर, ठीक है ना। अब हम सॉल्वेंट के बारे में समझें। अभी पोलर सॉल्यूट है तो सॉल्यूट क्या होता है? घुलता है ना, डिजॉल्व होता है। किस में? सॉल्वेंट में। ये पोलर सॉल्यूट है, ये डिजॉल्व होगा। किस में डिजॉल्व होगा? सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। किस में डिजॉल्व होगा? सॉल्वेंट में। ये पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, बिकॉज हमने लिखा है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा रहता है वैसा ही में घुलता है। तो जो पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हो गया पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा। अब इसमें घूमना नहीं है। ये पोलर सॉल्यूट है NaCl, तो इसको डिजॉल्व करेंगे, घुलाएंगे तो किसमें घुलेगा? पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है, इसीलिए हमने लिखा लाइक डिजॉल्व लाइक। और हम ये जानेंगे कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन सा है, सिंपली थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में सोलिडिटी पढ़नी वहाँ पर आती है, इसको आप राइट कर लीजिए अच्छे तरीके से। हम नेक्स्ट लिख रहे हैं सॉल्वेंट का नेचर, अब देख रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, सॉल्वेंट कौन कौन सा होगा? तो जनरली अभी जिस तरह से सॉल्यूट को हमने डिवाइड किया है उसी तरह से हम सॉल्वेंट को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का भी नेचर जो होता है, ये रहा आपका सॉल्वेंट, ओके। ये सॉल्वेंट का भी दो नेचर होता है, ठीक है ना। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक कौन सा होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट, दैट इज भी डिनोट सॉल्वेंट, ठीक है ना। एक कौन सा होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेम वे में समझेंगे, जिस तरह से सॉल्यूट को हमने समझा था कि पोलर सॉल्यूट जो रहता है उसके पास पोलरिटी होता है, एज सेम जो पोलर सॉल्वेंट है उसके पास भी क्या होगा? पोलरिटी होगा। जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसके पास क्या होगा? पोलरिटी होगा। पोलर सॉल्वेंट हैविंग पोलरिटी, जो पोलर सॉल्वेंट है इसके पास क्या होगा? पोलरिटी होगा। इट मीन्स हैविंग पोलरिटी। जिसके पास पोलरिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और जिसके पास पोलरिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। इट मीन्स नॉन पोलर को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हैविंग नो पोलरिटी। क्या लिख सकते हैं? हैविंग नो पोलरिटी। जिसके पास पोलरिटी नहीं होती है उसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जिसके पास पोलरिटी होती है उसको बोलते हैं कौन सा? पोलर सॉल्वेंट। अब कोई पूछेगा जो व्हाट इज पोलरिटी, तो पोलरिटी इट मीन्स कौन सा? आयोनाइजेबल, सेपरेट, प्लस और माइनस में जो सेपरेट हो सकता है, टूट सकता है, कहेंगे उसके पास पोलरिटी होती है। और जिसके पास पोलरिटी होती है जनरली उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, चाहे कंडक्टिविटी उसी की होती है, लेकिन बट थोड़ा ना थोड़ा सबके पास कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, पार्शियली, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास पोलरिटी होता है उसका कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होता है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है करंट पास करना, उससे करंट भी क्या करेगा? जल्दी पास करेगा, चूँकि आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना। जिसके पास चार्ज रहता है, तो खैर वो तो फिजिक्स की बात है। तो पोलर सॉल्वेंट जो हो गया उसके पास पोलरिटी होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होगा उसका पोलरिटी नहीं होगी। अब कौन कौन सा सॉल्वेंट है जो पोलर होता है? जैसे पोलर सॉल्वेंट का अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है कि पोलर सॉल्वेंट क्या है, तो आप क्या बताइएगा? जो पोलर सॉल्वेंट कौन कौन होता है तो उसको हम बताएंगे। जो पोलर सॉल्वेंट का आपको एग्जांपल जानना है तो पोलर सॉल्वेंट में आ गया फर्स्ट वाटर, H2O। ये H2O आयनाइज हो सकता है, आप H2O को तोड़िएगा, किस में टूट जाएगा? ये H प्लस एंड कौन सा? OH माइनस, हैविंग पोलरिटी, ये टूट सकता है,
पोलर होता है, H प्लस एंड कौन सा OH माइनस, H2O हो गया, फिर H2O2 हो गया, कौन सा H2O2 हो गया, ये भी कौन सा होता है पोलर होता है, ठीक है ना। जनरली पोलरिटी इसमें भी होता है ROH अल्कोहल, O माइनस OH प्लस, ये वाटर हो गया, फिर हेवी वाटर H2O2 हो गया, फिर कौन सा ROH हो गया, ये सब सॉल्वेंट होता है। कैसा सॉल्वेंट होता है, जिसके पास पोलरिटी होता है, चार्ज होता है O माइनस H प्लस, फिर हेवी वाटर रहता है H प्लस प्लस O2 माइनस, ये भी टूट जाता है, ठीक है ना। तो वैसा सॉल्वेंट जो पोलर होता है, जो टूट सकता है, उसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। एक होता है कौन सा नॉन पोलर, जिसमें पोलरिटी नहीं होती है, पोलरिटी किसमें नहीं होता है, तो ऐसा सॉल्वेंट जिसमें चार्ज नहीं होता है, सेपरेट नहीं होता है, जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, चारों क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 बेंजीन C6H6 दैट इज आल्सो सॉल्वेंट हैविंग नो पोलरिटी, इसके पास कोई पोलरिटी नहीं होता है। बेंजीन के बाद उसके बाद आप लिख सकते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड हैविंग नो पोलरिटी, इसके पास भी कोई पोलरिटी नहीं होता है। और बहुत सारा एग्जाम्पल है, एसीटोन होता है, ठीक है ना, ये होता है। ये सब कैसा होता है, जिसमें पोलरिटी नहीं होता, यानी ये सॉल्वेंट कैसा हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया, पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो हमको ये जानना है कि पहले सॉल्वेंट का सॉल्यूट का नेचर देखें, पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, ठीक है ना। सेम वे उसके पास, जिसके पास पोलरिटी है पोलर, जिसके पास पोलरिटी नहीं है हैविंग नो पोलरिटी दैट इज नॉट पोलर, ठीक है ना। हैविंग नो सोलिडिटी नो पोलरिटी दैट इज नॉन पोलर, ठीक है ना। जिसके पास पोलरिटी नहीं है नॉन पोलर, जिसके पास पोलरिटी है पोलर। हमने एग्जाम्पल दे दिया H2O, H2O2, ROH, ये सब कौन सा पोलर हो गया। और ये कौन सा हो गया, CCl4 C6 कार्बन डाइसल्फाइड, ये एक CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ये कौन सा हो गया, नॉन पोलर हो गया। आपको हमने बताया था लाइक डिजॉल्व लाइक, जो पोलर सॉल्यूट होगा, जानते हैं पोलर सॉल्यूट कौन है, एग्जाम्पल हमने बताया था, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन कौन सा पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो आप इसको राइट कीजिए, हम आगे आप क्लियर करते हैं इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं आप अच्छे से। केस 1 में अब हम कर देते हैं, ऐसे आपको अब समझ में आ ही गए होगी, लेकिन फिर भी आप अच्छे से इसको लिख लीजिए। केस 1 में, ठीक है ना, पोलर सॉल्यूट है। सॉल्यूट कैसा है, पोलर सॉल्यूट, ओके। किस में डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ये डिजॉल्व कर रहे हैं, डिजॉल्व, ठीक है ना। पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन, ये किस में, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्वेंट में। और पोलर सॉल्यूट का जो आपको हमने एग्जाम्पल दिया था, पोलर सॉल्यूट कौन कौन सा था, NaCl था, ठीक है ना, KCl था, डैट। ये कौन सा, ये दोनों, ये पोलर सॉल्यूट है। अब पोलर सॉल्यूट है इसलिए किस में घुलेगा, पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट पे का एग्जांपल हमने अभी आपको बताया था, क्या था पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल, H2O, ठीक है ना, या H2O2 हो सकता है। इस सबका डायलेक्टिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। दूसरा डिपेंड्स करता है डायलेक्टिव प्रॉपर्टी पर, जो केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे, ठीक है, लेकिन उसको हमको ध्यान में नहीं रखना है, किसको, डायलेक्टिव प्रॉपर्टी पर, जो केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, ठीक है ना, वहाँ पर आप पढ़िएगा। यहाँ पर सिर्फ हमको इतना जानना है कि अगर पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में डिजॉल्व करता है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। तो आप इसको बना लीजिए, जब पोलर सॉल्यूट है दैट इज NaCl एंड KCl डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट दैट इज H2O एंड H2O2, इसमें डिजॉल्व करता है, ठीक है। इसको बना लीजिए। और एक केस 2 आपको हम बना देते हैं, इसको आप राइट कर लीजिएगा। केस 2 में नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट, ओके। नॉन पोलर सॉल्यूट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व करता है, ठीक है ना। डिजॉल्व करेंगे इसको, डिजॉल्व, ठीक है ना। ये नॉन पोलर सॉल्यूट है। नॉन पोलर सॉल्यूट का हमने एग्जांपल आपको बताया था, कौन था नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्यूट का एग्जांपल आपको हमने बताया था कि नॉन पोलर सॉल्यूट था I2, ओके, H2 S8, I2 और कौन सा S8, ये एग्जांपल था नॉन पोलर सॉल्यूट का। और ये डिजॉल्व करेगा किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और नॉन हीट में सॉल्वेंट, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जो आपको हम बताए थे, कार्बन डाइसल्फाइड था, कार्बन टेट्राक्लोराइड ETC, ये हो गया। तो नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। और जस्ट इसका अगर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने का मतलब क्या है, मान लीजिए पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्यूट है, अब पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो नहीं घुलेगा,
पोलर में डिजॉल्व करेंगे तो नहीं घुलेगा, पार्शियली थोड़ा सा घुलेगा, पूरा घुलेगा ही नहीं, पार्शियली घुलेगा, ठीक है ना। यानी लाइक डिजॉल्व लाइक, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा, अगर पोलर है तो पोलर में घुलेगा। पोलर नॉन पोलर हम लोग समझ गए। ये पोलर सॉल्यूट है, डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व करेगा। इसको अगर क्रॉस करते हैं, अगर चेंज करते हैं नॉन पोलर सॉल्यूट, अब पोलर सॉल्वेंट अगर ले लेंगे तो डिजॉल्व नहीं होगा, पार्शियल डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होगा ही नहीं। ये दोनों केस में होगा कि अगर पोलर सॉल्वेंट रहता, अगर नॉन पोलर लाते फिर भी पार्शियल डिजॉल्व, ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखना है कि सॉल्यूट के नेचर पर सॉल्युटी डिपेंड्स करती है। लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसा रहता है वैसा ही में घुलता है। पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर। कहने का मतलब पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। तो ये पहला फैक्टर था जिस पर सॉल्युटी क्या करता था, डिपेंड्स करता था। समझ में आया? ये उसको अच्छे से फिगर बना के देखना है, आपको समझ में आएगा। अब चलिए अब आपको आगे आपको नेक्स्ट बताते हैं हम लोग कौन सा दूसरा फैक्टर इसका कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर। कौन सा? टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूट का सोलबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड्स करता है। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। टेम्परेचर द फंक्शन ऑफ सोलबिलिटी, टेम्परेचर जो होता है वो सोलिडिटी का फंक्शन होता है, उस पर डिपेंड्स करता है। और उससे क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने से सोलिडिटी बढ़ती भी है और टेम्परेचर बढ़ने से सोलिडिटी घटती भी है, दोनों कंडीशन होता है। टेम्परेचर बढ़ने से सोलिडिटी घटती भी है और टेम्परेचर बढ़ने से सोलिडिटी बढ़ती भी है, दोनों कंडीशन टेम्परेचर के साथ आएगा। तो एक पहला फैक्टर लाइक डिजॉल्व लाइक, इट मीन्स नेचर ऑफ सॉल्यूट। एंड सेकेंड फैक्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेम्परेचर, यानी सोलिडिटी किस पर डिपेंड्स करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड्स करता है। उसको अब डिस्कस करेंगे, पहले इसको राइट कीजिए। ओके, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पर भी सोलिडिटी क्या करता है, डिपेंड्स करता है, ठीक है ना। टेम्परेचर, अब हेडिंग दीजिए दूसरा, उसको आप राइट कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। अब दूसरा हेडिंग कौन सा दे दीजिए आप, टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर पर भी सोलिडिटी क्या करेगा, डिपेंड्स करेगा, ठीक है ना। करा टेम्परेचर क्या होता है, तो करा टेम्परेचर हैज मार्क्ड इफेक्ट ऑन सोलिडिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है टेम्परेचर किस पर, किसी भी सॉलिड की सोलिडिटी पर जो किसी भी सॉल्वेंट का डिजॉल्व करते हैं तो उस पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जनरली टेम्परेचर अगर आप नमक को डिजॉल्व करना चाह रहे हैं तो नमक को वाटर में डिजॉल्व करना है तो ठंडा पानी में डालिएगा तो उसका जो डिजॉल्व करने का जो रेट होगा, यानी जितना समय डिजॉल्व में लगेगा, गर्म पानी में रखिएगा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने से नमक की सोलिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जल्दी घुल जाता है। नमक की सोलिडिटी बढ़ जाती है, इट मीन्स जल्दी घुल जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। बट कुछ ऐसे भी सॉल्यूट है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूट है, विले है, जिसको डालेंगे चीनी की तरह वो भी होते हैं, लेकिन वो जिसको अगर डालते हैं गर्म में तो उसकी सोलिडिटी घट जाती है। और ठंडा में क्या होता है, जब उसको ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है तो बढ़ जाता है। इट मीन्स सोलिडिटी जो होता है सॉल्यूट का, वो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी किसी का बढ़ भी जाता है और किसी किसी का घट भी जाता है। एग्जाम में एक बार पूछे हुए है फैक्टर इफेक्टिंग सोलिडिटी ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है, तो उसमें हम लोग जनरली कहेंगे एक लाइक डिजॉल्व लाइक, समझाएंगे पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। एंड सेकेंड फैक्टर टेम्परेचर मार्क इफेक्ट डालता है, इसके कारण सोलिडिटी बढ़ भी सकती है और सोलिडिटी घट भी सकती है। इसमें भी दो केस आएगा, ठीक है ना। तो पहले इसको राइट कीजिएगा, मार्क इफेक्ट ऑन द सोलिडिटी ऑफ द कौन, सोलिडिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। द सोलिडिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विथ द राइज इन टेम्परेचर। क्या होता है, सोलिडिटी जो होता है वो इंक्रीज भी करता है, में इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। राइज इट मीन्स कौन सा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ सोलिडिटी घट भी सकता है और सोलिडिटी बढ़ भी सकता है, ठीक है ना। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, डेल SOLH, यानी इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन का टोटल इंथैल्पी होता है, हीट जो होता है, हीट ऑफ सोल्यूशन भी बोल सकते हैं या इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोलता है, उस पर डिपेंड्स करता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटाने पर क्या होगा, घटेगा। तो इसका दो केस फैक्टर रखेगा, इसमें दो केस का फैक्टर होगा, ठीक है ना। वो समझा रहे हैं, पहले इसको राइट कीजिए जल्दी। यानी टेम्परेचर भी एक फैक्टर है जो सोलिडिटी को क्या करता है, इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर भी सोलिडिटी को इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। अब केस फर्स्ट में हम लोग राइट करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से लिखते चलिएगा, ठीक है ना।
ठीक है ना। केस 1 में लिखिएगा, केस 1, ठीक है ना। पहले राइट कीजिए केस 1 में। केस 1 में आप राइट कीजिएगा, लिखिएगा इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ, केस 1 में राइट कीजिएगा, केस 1 में इफ द वैल्यू ऑफ, इफ द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल सॉल्यूशन H लिखिएगा, चाहे हीट ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेल सॉल्यूशन H, इफ द वैल्यू ऑफ डेल सॉल्यूशन H लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0, दैट इज, छोटका आई लिखिएगा, दैट इज द, that is the solution process is exothermic, that is the solution process is exothermic, that is the solution process is exothermic। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव हो जाए इसका मतलब कौन सा होता है, एक्जोथर्मिक। कौन सा होता है, यानी टोटल प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया। आज जब सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉलिड और सॉल्वेंट को डिजॉल्व करते हैं, अगर नेट इंथैल्पी निगेटिव हो गया तो प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्जोथर्मिक हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियस प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट थे, कौन सा, ली चैटेलियर्स, ठीक है ना, उन्होंने बताया था कि अगर निगेटिव इंडोथर्मिक होता है देन क्या होगा, ठीक है ना। तो नीचे लिखिएगा, नीचे स्टार तक लिखिएगा, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स, LE ली चैटेलियर्स, ठीक है ना, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, कामा द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर the increase of temperature will push the PUSH, will push the solution equilibrium, will push the solution equilibrium, EQUILIBRIUM, equilibrium in the backward direction, backward direction, backward direction। यानी ली चैटेलियर्स के अनुसार अगर किसी भी सोल्यूशन का नेट इंथैल्पी या हीट ऑफ सोल्यूशन अगर निगेटिव हो जाता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, तो सोल्यूशन किधर करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी सोल्यूशन एक होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ गया तो फॉरवर्ड और पीछे की तरफ गया तो बैकवर्ड। इधर कौन सा रहता है, सॉल्वेंट और प्लस कौन सा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, भी मतलब सॉल्वेंट, टी मतलब कौन सा, सॉल्यूट, और देन दोनों मिलेगा तो कौन सा होगा, ये सॉल्यूशन बनेगा। अगर नेट इंथैल्पी निगेटिव हो गया तो सॉल्यूशन किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। इसको बोलते हैं, जो इस साइड में है इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, और जो आगे की तरफ है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। कौन सा बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो आगे की तरफ अगर जाएगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, और बैक साइड में अगर आएगा तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ली चैटेलियर्स एक साइंटिस्ट थे जिन्हें जितना भी रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, रिवर्सेबल इट मीन्स जो फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड, इसको बोलते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन। जितने भी रिवर्सेबल रिएक्शन है ऑलमोस्ट सबके बारे में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। किसने, ली चैटेलियर्स ने। तो उनके अनुसार अगर किसी भी सोल्यूशन का नेट इंथैल्पी निगेटिव होता है तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और उस कंडीशन में अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है तो उस कंडीशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग होने का चांस अलग अलग है, मतलब घुलेगा नहीं। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो सॉल्वेंट अलग हो जाएगा और सॉल्यूट अलग हो जाएगा। तो सॉल्वेंट सॉल्यूट अलग हुआ इसका मतलब सोल्यूटी नहीं होगा। इट मीन्स और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोल्यूटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो सॉल्वेंट
सॉल्यूट अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग होने का मतलब यह घुलेगा नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पहले इसको आप बना लीजिएगा, इसको आप राइट कर लीजिए, सॉरी, ठीक है ना, इसको आप राइट कर लीजिए, एलिचेट रेडियस को छोड़कर इसको आप राइट कर लीजिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। नीचे फिर स्टार देके लिखिए, ये लिख लीजिएगा, नीचे स्टार देके लिखिए। आप वीडियो रोक सकते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सॉल्यूट्स, नीचे, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सॉल्यूट्स, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सॉल्यूट्स डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। राइज मतलब बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है, राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो उस सॉल्यूट का जो होता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, घट जाता है। तो 1 मिनट इसको आप राइट कर लिए हो जाएगा। अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन, नीचे लिख लीजिएगा, H निगेटिव होता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। तो ये अगर नेट इंथैल्पी निगेटिव होता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। तो इस कंडीशन में टेम्परेचर जो होता है, सॉल्युबिलिटी जो होता है, क्या होता है, SOLB, इट मीन्स कौन सा, सॉल्युबिलिटी। SLOT रहता था सॉल्यूट, V रहेगा तो सॉल्वेंट, N रहेगा तो सॉल्यूशन, और B रहेगा तो कौन सा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। क्या आप लिख सकते हैं पूरा, सॉल्युबिलिटी, ओके। सॉल्युबिलिटी जो होता है इन्वर्सली किसका होता है, टेम्परेचर का हो जाता है, इन्वर्सली किसका हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा। इट मीन्स इन्वर्सली का मीनिंग यह हो गया कि अगर, इन्वर्सली का मीनिंग यह हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब वो यह होता है, इन्वर्सली का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग ये होता है, ये इन्वर्सली हुआ, इसका मीनिंग यह हुआ कि सॉल्युबिलिटी, SLOB लिखते हैं आप समझ गए होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज एरो के ऊपर की तरफ, यहाँ पर लिख सकते हैं INC, इट मीन्स इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। पहले टेम्परेचर लिखो, सॉरी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा INC, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है देन सॉल्युबिलिटी, SLOB, सॉल्युबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, DEC, यानी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका कंडीशन रहा, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में हमने क्या समझा कि अगर नेट इंथैल्पी किसी भी सॉल्यूशन का नेगेटिव होता है तो प्रोसेस कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स साइंटिस्ट है, उनके अनुसार अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, यानी पीछे की तरफ आता है, और इस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली हो जाता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है टेम्परेचर के इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब उल्टा, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा, ठीक है ना। कौन कौन, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, अब एग्जाम्पल लिख लीजिए कौन कौन है, जिसका एग्जाम्पल नीचे लिख लीजिएगा। वो ऐसा सॉल्यूट कौन कौन है जिसका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, डिक्रीज करता है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। कौन कौन सॉल्यूट है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसका। फर्स्ट केस का Li2SO4, लिथियम सल्फेट, Li2SO4 एंड Na2SO4, सोडियम सल्फेट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट सॉल्यूट which solubility decreases with rise in temperature, चाहे इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी घटता है। लिथियम सल्फेट हो गया और सोडियम सल्फेट हो गया। जनरली ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या करना है, दोनों को याद रखना है, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज के साथ सॉल्युबिलिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब सेकेंड केस पढ़ेंगे, पहले इसको राइट कीजिए जल्दी। केस 2 देखिएगा, केस 2 हेडिंग दीजिए।
केस 2, पहले नीचे लिखिए केस 2 में लिखिए इफ डेल सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होगा। डेल सॉल्यूशन H, इफ डेल सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा होगा। दैट इज सॉल्यूशन प्रोसेस इज इंडोथर्मिक। अगर ऐसा होगा तो कौन सा होगा? इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक, कौन सा प्रोसेस? इंडोथर्मिक। आप सीधे इंडोथर्मिक लिखिएगा, इंडोथर्मिक कामा देन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर चलिए सॉरी इसको काट दीजिए, देन का इंडोथर्मिक हो गया ना, तो उसमें लिखिएगा इंडोथर्मिक, फिर नीचे स्टार देके लिखिए, नीचे स्टार देके लिखिए द सॉलिडिटी ऑफ सच सॉल्यूट्स increases, the solubility of such solutes increases with the rise in temperature, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, डेल सॉल्यूशन H ग्रेटर देन 0, यानी नेट इंथैल्पी और 0 से बड़ा है। एक केस में था 0 से छोटा, तो प्रोसेस कौन सा था? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर डेल सॉल्यूशन H अगर 0 से बड़ा हो जाता है, किसी भी सॉल्यूशन का, हर एक का अलग अलग होता है, जिस सॉल्यूशन का बड़ा होगा किस सॉल्यूशन का छोटा होगा। अगर ये बड़ा हो गया 0 से, तो प्रोसेस कौन सा होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है तो उस कंडीशन में सोलिबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली होता है किसके? टेम्परेचर के। सोलिबिलिटी डायरेक्टली किसको हो जाएगा? टेम्परेचर की। अब आपके माइंड में आता हो किसका ज़्यादा होगा हीट ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रैक्टिकली है, मेजरमेंट करने के ऊपर है। हम देखेंगे किसका सॉल्यूशन का ज़्यादा है, किसका सॉल्यूशन का कम हो, प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में ये पूरा सोलिबिलिटी एक अलग टॉपिक है। केमिकल बॉन्डिंग में ये सोलिबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, कम, रिलेटिवली सोलिबिलिटी किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं, रिलेटिवली बता सकते हैं किस कंपाउंड का सोलिबिलिटी ज़्यादा होगा, किस कंपाउंड का सोलिबिलिटी कम होगा। तो केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ना और पढ़ाया भी गया है, ठीक है ना। तो सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? टेम्परेचर। किस कंडीशन में? अगर नेट इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 0 से बड़ा होगा, प्रोसेस कौन सा होगा? इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इस कंडीशन में सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होगा। डायरेक्टली मतलब यह हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोलिबिलिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ये भी इंक्रीज करेगा, दोनों इंक्रीज करेगा। ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सोलिबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। कौन कौन सॉल्यूट है जिसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है? तो इसका एग्जांपल आप लीजिए KCl KNO3 NO3, ठीक है ना। कौन कौन होगा? KCl KNO3, ठीक है ना, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट ETC, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूट है KCl KNO3 NaNO3 वो ऐसा सॉल्यूट है जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो सोलिबिलिटी भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। बट ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रोसेस आपको, दोनों केस का आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको दो केस सोलिबिलिटी का था, ठीक है ना। तो आप हमने जनरली सोलिबिलिटी किसका पढ़ रहे थे? पहला हमने जब लिखे थे तो बताए थे कि सॉलिड का लिक्विड में पढ़ रहे थे। किसका? सॉलिड का लिक्विड में, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सोलिबिलिटी लिक्विड का, किसमें पढ़ेंगे? गैस में। किसे पढ़ेंगे? लिक्विड का गैस में, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको इससे पहले जो क्वेश्चंस दिया गया था, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस फंसा हुआ है, आपको वो क्वेश्चन सेंड कीजिए, उसको हम बना देंगे, ठीक है ना। लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से राइट करके चलिए, सिलेबस आपका पूरा इंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिजिकल चल रहा है, जैसी सॉल्यूशन इंड करेगा फिर हम ऑर्गेनिक का भी स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक का रिएक्शन एक चार्ट था जो कि हम सबको याद करने के लिए देते थे, बट उसको अब पढ़ाने का भी है और पढ़ाएंगे भी उसको, ठीक है ना। तो आप प्रॉपरली 2 कॉपी और नोटबुक, 2 कॉपी बोलिए या नोटबुक बोलिए, खरीद कर आप उसको रखिएगा, ठीक है ना। उसको हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको राइट कीजिएगा, 2 एक्स्ट्रा वर्किंग होगा। जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी वो मैसेज या किसी पूछ सकते हैं कि सर कैसा कॉपी बनाना है, फिर भी हमको समझा रहे हैं 2 कॉपी और बनाना है, ठीक है ना। सिर्फ ऑर्गेनिक का 2, किसका?
ऑर्गेनिक का सिर्फ 2 कॉपी होगा, ठीक है ना, जिसमें एक हम रिएक्शन पर काम करवाएंगे, एक बार थ्योरेटिकल काम करवाएंगे, ठीक है ना। एक कॉपी और खरीदा यानी 3rd नंबर कॉपी, जिसमें जो हम पढ़ा रहे हैं सोल्यूशन, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरेटिकल नोट बनेगा। जो थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछेंगे वो उसी पर बनेगा। चाहे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन होगा, आपको नोट्स जो यहाँ से क्वेश्चंस भेजा जाएगा उस पर आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप 3 कॉपी आपको खरीदना है। अभी तत्काल एक खरीद लीजिए, क्योंकि कुछ हम क्वेश्चन सेंड करेंगे सॉलिड स्टेट का, जो सब्जेक्टिव होगा वो आप जो पढ़े हैं उसमें से आपको लिख कर बनाकर, और वो बताना भी है, सब सेंड करेंगे, हम समझ जाएं कि आपने बना रहा है, काम कर रहे हैं आप। और नहीं कीजिएगा, समझ रहे हैं आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं या लिख रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा चलो यूट्यूब खोल लेते हैं, सर का लेक्चर है एक बार देख लेते हैं, बात खत्म हो गया। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, देखने से कुछ नहीं हो सकता है, आपको बैठ कर लिखना पड़ेगा। ये लंबी कोरोना का जो छुट्टी है लंबी होने वाली है, आप समय इन्वेस्ट नहीं करें, समय मिला है उसको बैठ के किसी तरीक़े से, किसी माध्यम से 1 नंबर फोकस दीजिए कि जो लेक्चर आ रहा है उसको हमको पढ़ना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का आ रहा है, और उसको लिखना है, जो मिल रहा है उसको समझने की कोशिश करनी है, जो बुक है उसे पढ़ने की कोशिश करना है, और टीचर से कांटेक्ट में रहना जी, ये समझ में नहीं आया तो ये बताइए या वो बताइए, ये क्लियर करके रखना है। 1 नहीं 2 नहीं, कोई एक भी सब्जेक्ट क्लियर है, 2 भी सब्जेक्ट क्लियर है, फिर भी लास्ट के 3 या 4 महीने भी अगर समय मिलता है, फिर भी टीचर को सहूलियत होगी उस चैप्टर को ख़त्म करने में। ऐसा सिलेबस कंप्रेस की बात है, होगी नहीं होगी कोई नहीं जानता, इसलिए आप अच्छे से पढ़िए, समय को कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है। इसको राइट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।